अक्सर जब हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो बड़े बड़े शहरों और नेताओं का जिक्र आता है। लेकिन आज़ादी की असली लड़ाई तो गली गली गांव गांव में लड़ी गई थी। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में खो जाती है। ये कहानी है अलवर रियासत की, जहां एक छोटे से बिल्कुल लोकल आंदोलन ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक भूमिका निभाई। और इस कहानी की जड़ें मिलती हैं कुछ ऐसे दस्तावेजों में। देखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं है। असली इतिहास वो तो ऐसे ही लोकल रिकॉर्ड्स में छिपा होता है ना? यही हमें बताते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा था, असली बदलाव कैसे आ रहा था। तो फिर सवाल ये है कि कैसे कैसे समाज को बदलने की एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी चिंगारी, एक पूरे राज्य में पॉलिटिकल क्रांति की आग में बदल सकती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं शुरू से। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़े आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी होती हैं और अलवर में इस सब की शुरुआत हुई थी समाज सुधार से। और इस जागृति के पीछे थे एक शख्स, पंडित हरिनारायण शर्मा। वो एक विजनरी थे सच में। उनका मानना था कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं बल्कि समाज की बुराइयों से भी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने काम कहाँ से शुरू किया? बिल्कुल ज़मीनी स्तर से। उन्होंने समाज के उन तबकों को जोड़ा जिन्हें हमेशा पीछे रखा गया। छुआछूत के खिलाफ अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया, वाल्मीकि और आदिवासी समुदायों के हक के लिए संघ बनाए और साथ ही आत्मनिर्भरता के लिए खादी को बढ़ावा दिया। मतलब ये कोई पॉलिटिकल दांवपेच नहीं था, ये एक मजबूत, एक जागरूक समाज की नींव रखने जैसा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे सामाजिक आंदोलन की दिशा ही बदल दी। इसे समाज सुधार से उठाकर सीधे सीधे राजनीति के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। ये हुआ मार्च 1933 में। ब्रिटिश सरकार ने अलवर के महाराजा जयसिंह को गद्दी से ही हटा दिया। सोचिए, ये एक बाहरी ताकत का लोकल मामलों में सीधा दखल था और अलवर के लोगों के लिए ये उनके आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, सड़कों पर भीड़ उतर आई, एक बहुत बड़ी जनसभा बुलाई गई। लेकिन जो सरकार अंग्रेजों के इशारे पर चल रही थी, उसने बात करने के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। नतीजा, हरिनारायण शर्मा और दूसरे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बस यहीं से विरोध ने एक खुली लड़ाई का रूप ले लिया। अब सरकार को लगा होगा कि गिरफ्तारी से ये आंदोलन दब जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस गिरफ्तारी ने आंदोलन को और मजबूत कर दिया। अब ये जो बिखरा हुआ गुस्सा था ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल लेने वाला था। इसमें 5 साल लगे, लेकिन 1938 में इस आंदोलन को एक संगठित रूप मिला। अलवर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई। इसने उस बिखरे हुए विरोध को एक दिशा दी, एक मकसद दिया, और ये एक असली टर्निंग पॉइंट था। तो ये प्रजा मंडल था क्या आखिर? आसान भाषा में कहें तो जनता की परिषद। और इनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, एक जिम्मेदार सरकार बनाना। ये उस जमाने में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, एक ऐसी सरकार जो राजा या अंग्रेजों को नहीं बल्कि सीधे जनता को जवाब दे। प्रजामंडल के बनने के साथ ही एक लंबे संघर्ष का दौर शुरू हो गया। ये लड़ाई आसान नहीं थी, ये लगभग 10 साल तक चली और ये लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी गई। जैसे 1940 में जब दूसरे विश्व युद्ध के लिए जबरदस्ती पैसा वसूला जा रहा था, तो प्रजामंडल ने इसका विरोध किया। फिर 1942 में जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर थी, तो अलवर भी इसमें पीछे नहीं रहा। 1944 और 1946 में अपनी आवाज़ और बुलंद की। हर बार विरोध का जवाब गिरफ्तारियों से मिलता था, लेकिन ये लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। प्रेशर लगातार बना रहा। और फिर हम कहानी के आखिरी और शायद सबसे नाटकीय हिस्से पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे भारत आज़ादी के करीब आ रहा था, अलवर की कहानी ने एक बहुत ही उथल-पुथल भरा मोड़ ले लिया। साल था 1947। पूरा भारत आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अलवर सांप्रदायिक दंगों की आग में जल रहा था। पूरा राज्य हिंसा की चपेट में था। और इस पूरी उथल-पुथल के बीच में एक नाम सामने आया, राज्य के प्रधानमंत्री NB खरे। उन पर इल्जाम लगा कि वो इन दंगों को रोकने में नाकाम रहे। लेकिन बात सिर्फ दंगों तक ही नहीं रुकी। इल्जाम इससे भी कहीं ज्यादा संगीन था। भारत सरकार को शक था कि NB खरे का हाथ
महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में भी हो सकता है। ये इतना बड़ा इल्जाम था कि उन्हें दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया। इस एक विवाद ने अलवर के भविष्य का फैसला कर दिया। राज्य का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी व्यवस्था ढह चुकी थी और फिर आया साल 1948। ये वो साल था जिसने अलवर की पहचान एक रियासत के तौर पर हमेशा के लिए खत्म कर दी। मार्च 1948 में अलवर राज्य को मत्स्य संघ में मिला दिया गया और इस तरह अलवर आजाद भारत का एक हिस्सा बन गया। सालों के संघर्ष के बाद प्रजामंडल का वो सपना, एक जिम्मेदार सरकार का सपना, आखिरकार पूरा हुआ, एक बड़े लोकतंत्र के हिस्से के तौर पर। तो अलवर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम आज़ादी की लड़ाई को अक्सर कुछ बड़े बड़े नामों और घटनाओं से ही याद रखते हैं ना, लेकिन शायद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसी ही अनगिनत भूली बिसरी लोकल लड़ाइयों और बलिदानों से बना है, जिनके बारे में हम जानते तक नहीं।